सोना गाची की रातें पार्ट 55। उन्होंने कुछ दूसरी मेहमान खवातीन भी बुलाई हुई थी। बहुत जल्द कमरे की एयर कंडीशन फिजा चंबेली, यूरोप के इत्रियात, परफ्यूम्स और कलोनों की मिली जुली खुशबुओं से भर गई। बंगाली खवातीन रंग बिरंगी रेशमी साड़ियों में मलबूस थीं। उनके माथों की बिंदियां चमक रही थीं। मशरकी पाकिस्तान की मुसलमान बंगाली खवातीन भी सुर्ख बिंदियां लगाने का बड़ा रिवाज रखती थीं। उनमें कुछ के रंग सांवले और कुछ के कुंदनी थे। किसी ने टेप रिकॉर्डर पर काजी नजरुल इस्लाम के गीत की टेप लगा दी। नूर का खाविंद काजी नजरुल इस्लाम के गीत का उर्दू तर्जुमा करता जाता था। बंगाली गीतों की मधुर लय शबाना को शुरू से ही बड़ी फिक्र अंगेज लगती थी। काजी नजरुल इस्लाम का गीत एक खास धुन में तैयार किया गया था, जिसे परी नजरल गीती के नाम से पुकारा जाता था। यह सनफ मौसीकी राबिंद्रनाथ टैगोर के राबिंद्र संगीत के मुकाबले में इजाद की गई थी। गोल चेहरे और लंबे स्याह बालों और सीधी मांग वाली बंगाली लड़की जहां आरा शबाना को बड़ी प्यारी लगी। उसे शबाना ने पहली बार देखा था। वो चिटागोंग से अपनी आंटी के पास आई हुई थी। उसने शबाना से कहा, हमारे घर चिटागोंग चले ना, मेरी मम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। हमारे घर के बाग में अनानास के पौधे लगे हैं, हम आपको ताजा अनानास खिलाएंगे। शबाना ने तसव्वुर में उस घर के बाग को देखा जहां अनानास के नीम कद पौधे बारिश में भीग रहे थे और जिनकी झाड़ियों के अंदर सुनहरी अनानास बारिश से छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। जहां आरा चिटागोंग में मेडिकल के दूसरे साल की तालिबा थी। वो उर्दू भी बोल लेती थी। खाने के बाद चाय का दौर चला तो बेगम नूर ने नौकर को इशारा किया। नौकर दूसरे कमरे से हारमोनियम उठा लाया। सबसे पहले हारमोनियम एक बंगाली खातून के आगे मेज पर रखा गया। उन्होंने अल्लामा इकबाल की नज़म गाकर सुनाई। फिर हारमोनियम दूसरी खातून के सामने आ गया। उन्होंने हारमोनियम बजाते हुए सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद गाकर सुनाया। आखिर में हारमोनियम एक दुबली पतली बंगला खातून के सामने रखा गया। उसने एक कदीम बंगला लोकगीत गाना शुरू किया। जहां आरा शबाना के पास ही बैठी थी, वो उसे गीत का तर्जुमा करके आहिस्ता आहिस्ता सुनाती जाती थी। खातून की आवाज में अजीब तरह का दर्द और सोच था। खुश्क और उदास आवाज थी। जब शबाना ने गीत का तर्जुमा सुना तो वो उससे बहुत मुतासर हुई। लोकगीत चाहे किसी जुबान में भी हो, हमारे जज्बात के हकीकी तर्जुमान होते हैं। उस बंगला गीत ने वहां सबको ही मुतासर किया। शबाना उठकर लॉन के टेरेस के जंगले के पास आ गई। एयर कंडीशन कमरे से निकलकर रात की खुली फिजा में आते ही शबाना को ऐसा लगा कि उसको राहिल की याद बहुत शिद्दत से आ रही है। सिलहट के आसमान पर मरतूब रात के सितारे चांदनी के जेवरों की तरह चमक रहे थे। उसे बेख्तियार राहिल की याद आने लगी। वो सितारों, फूलों, बारिशों का नुमाइंदा था। ये उसके मुल्क की चीजें थी, मगर वो वहां मौजूद नहीं था। शबाना उसे अपनी शादी की खबर बताना चाहती थी। इसी महीने शबाना की शादी होने वाली थी। फिर वो अमेरिका चली जाएगी। राहिल को कैसे खबर होगी? क्या कभी वो उससे मिलने अमेरिका आएगा या नहीं? उसे अमेरिका आकर शबाना की हालत जार को नहीं देखना चाहिए। शबाना आसमान की तरफ तकने लगी। जाने क्यों दूर एक झिलमिलाते सितारे को देखकर शबाना को अपनी प्यारी सहेली नजमी का ख्याल आ गया। नजमी की गुमशुदगी उसके लिए एक मुअम्मा बन गई थी। ये मुअम्मा एक अंदोनाक हकीकत भी था। शबाना अपनी प्यारी और बदनसीब सहेली के बारे में सोचने लगी कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। शबाना उसके बारे में यही सोच रही थी। ये दो ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। हेलो, पीछे से किसी की आवाज आई। लॉन के टेरेस में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। यहाँ सिर्फ सामने वाले बरामदे में जलती बत्तियों की रोशनी ही आ रही थी। शबाना ने पलट कर देखा। चिटागोंग की मेडिकल स्टूडेंट जहां आरा अपनी साड़ी संभालती उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम यहाँ क्यों आ गई शबाना? यहाँ तो हब्स है। शबाना मुस्कुरा दी। जहां आरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। दूर नीचे सिलहट शहर के बंगलों की रोशनियां टीले के नशेब में इधर उधर बिखरी हुई थी। फिजा में रात की रानी की एक ऐसी लहर किसी वक्त किसी जानिब से आकर गुजर जाती थी। शबाना ने कहा, मुझे नेचुरल फिजा ज्यादा पसंद है। जहां आरा अपने छोटे से रुमाल से माथे पर आया हुआ हल्का हल्का पसीना पोंछते हुए बोली, तुम कभी कभी यहाँ आती हो ना, इसलिए। सितंबर की रातें इधर बड़ी हफ्सालूद होती हैं। तुम लाहौर कब जा रही हो? मैंने लाहौर की बहुत तारीफ सुनी है। देखो, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ मगर अभी तक मैंने लाहौर नहीं देखा। शबाना ने आहिस्तगी से अपने साड़ी के पल्लू को कंधे पर दुरुस्त किया और बोली, कभी आओ ना लाहौर। आजकल तो लाहौर में बड़ा अच्छा मौसम शुरू हो रहा है। मैं दिसंबर में आऊंगी। हमें दिसंबर की छुट्टियां होंगी ना? शबाना ने उसे ये कहना पसंद ना किया कि दिसंबर में वो लाहौर में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में होगी। वो सिर्फ एक हल्का सा सांस भर कर रह गई। जहां आरा कह रही थी, मैंने सुना है तुम अंग्रेजी में एमए कर रही हो, तुम्हें भी तो दिसंबर में छुट्टियां होंगी। तुम दिसंबर में चिटागोंग आ जाओ, मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट पर आऊंगी। हमारा बंगला बड़ी पुरफिजा जगह पर है। हमारा एक मकान रंगामाती में भी है। तुम आओगी ना तो हम रंगामाती जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। वहां मेरे डैडी का अपना जंगल है। रंगामाती कहाँ है? चिटागोंग से दूर पहाड़ी इलाके में है।
वहाँ उसकी दूसरी तरफ दरिया कर्णाफली बहता है, साथ ही सुंदरबन है। सुंदरबन के शेरों की तस्वीर तुमने जरूर देखी होगी। जर्द धारीदार शेर, उसे बंगाल टाइगर भी कहते हैं। रंगामाती में चकमा लोग रहते हैं। शबाना ने यूं ही कह दिया, सुना है सुंदरबन में रात को परियां उतरती हैं। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मैं भला इस किस्म की बातों पे कैसे यकीन कर सकती हूँ? मगर मैंने एक जगह पढ़ा था कि सुंदरबन की परियां कर्णाफली के किनारे आकर नहाती हैं और फिर सारी रात उनका रक्स जारी रहता है। जहां आरा ने शबाना को गर्दन झुकाकर देखा और मुस्कुराकर बोली, क्या तुमको बच्चों की कहानियां बहुत पसंद है? सुंदरबन में रात को परियां तो नहीं, लेकिन आदमखोर शेर जरूर अपनी कछारों से निकलकर कर्णाफली दरिया पर पानी पीने जाते हैं। हाँ, सुंदरबन में चकमा के कबीले के लोग जरूर रहते हैं। उनकी औरतें पूरनमाशी की रात को अलाव के गिर्द सारी रात रक्स करती हैं। शबाना ने कहा, फिर वही परियां होंगी। परियां भी तो औरतें ही होती हैं, और सब औरतें परियां होती हैं। कोई रक्स करती है, कोई खुदकुशी करती है। जहांरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद ऐसा ही हो, मगर तुम वादा करो कि दिसंबर में हमारे यहाँ जरूर आओगी। शबाना खामोश रही। वो नशेब में दूर कोठियों में जगमगाती रोशनियों को तक रही थी। जहांरा के लिबास से किसी बड़े कीमती इत्र की खुशबू आ रही थी। शबाना ने पूछा, तुमने खुशबू कौन सी लगा रखी है? जहांरा ने शबाना का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, भाई एसी में चलो, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। और शबाना को बंगला गीत याद आ गया। जहांरा उस दर्द भरे गीत को जैसे फरामोश कर चुकी थी। 3 रोज सिलहट में रहकर शबाना अपने भाई अकील के साथ ढाका रवाना हो गई। ढाका में अकील को एक दिन गुजारना था। यहाँ भी अकील की एक दोस्त फैमिली गुलशन के इलाके में रहती थी। ये बंगला फैमिली थी। उन लोगों ने शबाना को दरिया की सैर करवाई। सूरज गुरूब होने से जरा पहले शबाना एक कश्ती में बैठकर दरिया की सैर को निकल गई। बंगला फैमिली की 2 औरतें उसके साथ थीं। गुरूब होते सूरज की रोशनी में दरिया की लहरें सुनहरी किरणों किसी तरह जगमगा रही थी। शबाना का ढाका में जीना लगा। यहाँ काफी रश और शोर था। रात को ढाका में मूसलाधार बारिश हुई। दूसरे दिन सुबह सुबह की फ्लाइट में शबाना को अकील भाई के साथ वापस लाहौर जाना था। बंगला फैमिली की गाड़ी में बैठकर वो लोग एयरपोर्ट आ गए। ढाका में पो फटने का वक्त था। बारिश पिछली रात रुक गई थी। सड़क पर कहीं कहीं पानी खड़ा था। एयरपोर्ट पर कदरे रौनक थी। बंगला फैमिली अलविदा कहकर चली गई। अकील और शबाना लाउंज में आ गए, फिर बोर्डिंग कार्ड लिया और जहाज में आकर सवार हो गए। ठीक वक्त पर जहाज टेक ऑफ कर गया। शबाना की किस्मत में एक बार मजीद ढाका आना लिखा था, लेकिन इस बार शबाना पर क्या गुजरने वाली थी उसकी शबाना को खबर नहीं थी। ढाका एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही पीआईए के जहाज ने एक चक्कर लगाया, फिर एक तरफ को झुक गया, फिर सीधा हुआ। ढाका एयरपोर्ट पर हमेशा ऐसा ही होता था। फिर उसने अपना रुख लाहौर की तरफ मुतय्यन कर लिया और एक खास रफ्तार से परवाज करने लगा। वक्त भी शायद उसी रफ्तार से उड़ा जा रहा था। देखते ही देखते शबाना की शादी का दिन आ गया। जफर एक हफ्ता पहले ही वाशिंगटन से लाहौर आ गया था। वो गर्दन अकड़ाए कैनाल लॉज वाले बंगले के कमरों में चलता फिरता था। शबाना के मशरकी पाकिस्तान से लाहौर वापस आने पर वो अपनी मॉडल टाउन वाली कोठी में आ गया, जो उसने शादी की खातिर किराए पर ले ली थी। उसके खानदान वाले भी शहर से उठकर इसी कोठी में आ गए थे। शादी के नगमे कोठी में गूंज उठे। सब रस्में पूरी की गई। शबाना को दुल्हन बनाने वाली ना उसकी बहन गजाला थी और ना उसकी प्यारी सहेली नजमी वहां मौजूद थी। फिर शादी का दिन भी आ गया। शबाना चुप थी। उसे लग रहा था जैसे वो अपने वजूद से निकलकर दूर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही है। वो एक रोज पहले गाड़ी लेकर टर्ल्टन मार्केट वाली पुरानी लाइब्रेरी गई। यहाँ उसने पहली बार राहिल को देखा था। जाफरी वाली मेज खाली पड़ी थी। मेज पर गुलाब का कोई बासी फूल नहीं था। वहाँ गुलाब की खुशबू से बगलगीर होती पाइप की खुशबू भी नहीं थी। किताबों की कद्दे आदम अलमारियां अपने सीने में हजारों मोहब्बतों के अलमंगेज वाकयात छुपाए खामोश खड़ी थी। शबाना बोझल कदमों से लाइब्रेरी से निकलकर गाड़ी में बैठी और यूनिवर्सिटी कैंपस वाली नहर पर आ गई। लकड़ी के पुल के करीब से निकलकर वो पुरानी कच्ची कोठी की तरफ आ गई। कोठी पहले से ज्यादा वीरान लग रही थी। उसके कमरों पर ताले पड़े थे कि कोई चौकीदार भी शबाना को वहां नजर न आया। एक अजीब तरह का हसरत यास था। शबाना दिल में अपनी शिकस्ता मोहब्बत का दर्द छुपाए वापस अपनी कोठी में आ गई। उसके बाद वो घर से नहीं निकली। शाम को मॉडल टाउन से उसकी बारात आई। शबाना के कॉलेज की सहेलियां, रिश्तेदार लड़कियां और कैनाल बैंक वाले बंगलों की खवातीन उसके इर्द गिर्द बैठी थी। शबाना दुल्हन बनी हुई थी। वो सर झुकाए बैठी थी। जब उसे दूल्हा के साथ सजी सजाई कार में बिठाया जाने लगा तो शबाना अपने अब्बू के गले लगकर बहुत रोई। उसके अब्बू की भी हिचकी बन गई। अकील भी सर झुकाए आंसुओं भरी आंखों को लिए खामोश खड़ा था। वो जानते थे कि शबाना ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है।
ظفر امریکی سوٹ میں ملبوس صحرے کی جھالر کو ایک طرف اٹھائے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے کار کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، جیسے اس نے کوئی شہر فتح کیا ہو، کسی آہن پوش قلعے کو توڑ کر اس کی دیوار پر اپنا فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہو۔ شبانہ دلہن بنی کار میں بیٹھ کر ظفر کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کی طرف چلتی اور کینال لاج میں اس کا کمرہ خالی رہ گیا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی اپنے دونوں کواڑ کھولے شبانہ کو آواز دیتی رہ گئی۔ یہاں پر پارٹ 55 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 56 سماعت فرمائیں۔